ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है स्वतंत्रता संग्राम के महानायक तात्या टोपे पर केंद्रित अमर बहादुर सिंह अमरेश का लिखा नाटक तात्या टोपे। निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक तात्या टोपे। जो मातृभूमि की रक्षा में अर्पित कर अंतिम सांस गए, अर्पित कर अंतिम सांस गए, अर्पित कर अंतिम सांस गए। जो वीर लहू की धारों से लिख भारत का इतिहास गए, लिख भारत का इतिहास गए, लिख भारत का इतिहास गए। उनके जीवन की ज्वाला से अभियान देश ने मांगा है, अभियान देश ने मांगा है, अभियान देश ने मांगा है। ये रक्त न जाए सूख कहीं, बलिदान देश ने मांगा है, बलिदान देश ने मांगा है, बलिदान देश ने मांगा है। बलिदान देश ने मांगा है, बलिदान देश ने मांगा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। तात्या टोपे यानी तात्या टोपे भारतीय स्वाधीनता इतिहास का एक महानायक, जिनका स्मरण आज भी एक रोमांच पैदा करता है। भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म सन 1814 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव यवला में हुआ था। यह गांव नासिक के निकट पटौद जिले में स्थित है। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र राव था। पिता का नाम पांडुरंग राव भट्ट बताया जाता है, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहां नौकरी करते थे। तात्या की माता का नाम रुक्मणी बाई था और वो एक गृहिणी थी। आज कहानी उस समय की, उस समय के इतिहास के पन्नों पर अंकित वीर तात्या टोपे की। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सबसे बुरा समय वो होता है जब आपका अपना ही आपकी पीठ में छुरा घोंप देता है। शायद यही मेरे साथ भी होने वाला था। बालक रामचंद्र राव ने यदि मुझे आगाह ना किया होता तो शायद मैं अपने ही महल में अपने खिलाफ होने वाले षड्यंत्र का शिकार हो चुका होता। हमें प्रसन्नता है कि बालक रामचंद्र राव ने नमक और मिट्टी का मान रखा। इसने समय से पहले ही हमें षड्यंत्र और षड्यंत्रकारी के बारे में बता दिया और हम बच गए। समय खराब चल रहा है। आशा है रामचंद्र राव पूरी जिंदगी निष्ठावान बना रहेगा और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। बालक रामचंद्र राव को पुरस्कार स्वरूप हमारी तरफ से ये टोपी भेंट की जाए। वाह, रत्न जड़ित टोपी। आज से इसका नाम तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे। इतिहास के कुछ पुराने पन्ने पलटते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती वर्ष थे।
हमारा मकसद है पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वी वांट टू रूल ओवर एवरी इंच ऑफ इंडिया। एक एक करके इतने राजाओं ने हमारे सामने घुटने टेक दिए। वो क्या कहते हैं? बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? जो बच्चे हैं वो भी घुटने टेक देंगे। हमें मालूम है कि कैसे छीना जाता है किसी का राज। सोने की चिड़िया हमारे पिंजरे में होगी। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। पेशवा बाजीराव नहीं मान रहा सर, वो लड़ने का तैयारी कर रहा है। ओह, ये तो और भी अच्छा है। वो हारेगा या मरेगा, दूसरे राजाओं को सबक मिलेगा। ब्रिटिश हुकूमत के सामने किसी राजा की अकड़, हिंदुस्तानी राजा की अकड़ कब तक चलेगी? गो अहेड विद द प्लान। अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं। कई राजाओं से उनके राज्य छीन लिए और अब वो पूना को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की जगह हम युद्ध लड़ना उचित समझते हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये समय मराठों की शक्ति और साम्राज्य के पतन का समय था। सन 1818 ईस्वी में हुए युद्ध में अंग्रेजों से पराजय के बाद जो संधि हुई थी, उसके अनुसार पूना पर अब पेशवा के स्थान पर कंपनी का राज हो गया था। इसके बदले पेशवा को हर साल 8 लाख रुपए पेंशन दी जाने लगी। पराजय बहुत कुछ तोड़ देती है। अपमान और हताशा के साथ अपने राज्य में जीना मुश्किल हो गया है। कहीं और जाना ही उचित होगा अब। हाँ, कहीं और जाना ही उचित होगा अब। पेशवा सपरिवार कानपुर के पास गंगा किनारे बसे बिठुर आकर बस गए। साथ ही आए कई और परिवार, तात्या टोपे का परिवार भी। बाजीराव पेशवा द्वितीय ने सन 1827 में नाना साहेब पेशवा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसी बीच पेशवा के छोटे भाई चिम्मन जी अप्पा पेशवा भी पूना से बनारस आकर बस गए थे, जिनके साथ मोरोपंत का परिवार भी आया था। मोरोपंत जी अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपनी बेटी मनु को लेकर बिठुर आए और वहीं बस गए। मनु यानी लक्ष्मीबाई। 28 फरवरी 1851 को बाजीराव पेशवा द्वितीय का निधन हो गया। मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही
धूर्त अंग्रेज शासक का फरमान आ पहुंचा। आपको गवर्नर जनरल ने यह संदेश भेजा है कि बाजीराव पेशवा द्वितीय ने नाना साहेब पेशवा को अपना दत्तक पुत्र घोषित करने की जो मांग की थी उसे नामंजूर कर दिया है। पेशवा बाजीराव को दी जाने वाली सालाना 8 लाख रुपए की पेंशन भी अब बंद की जाती है। हस्ताक्षर गवर्नर जनरल मालकम। धूर्तता, छल, इतने वर्षों बाद ये फरमान। इस फरमान का अर्थ है कि अंग्रेजों की नजर में अब मैं नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय का उत्तराधिकारी नहीं हूं। तात्या, तात्या, ये क्या हो रहा है? नाना साहेब, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अब होगा। अंग्रेज कब तक हमारा यूं ही अपमान करते रहेंगे तात्या? जब तक हम अपमान सहते रहेंगे। नाना साहेब, अब वक्त आ गया है तलवार की धार दिखाने का। अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जरूरी है देसी रियासतों को संगठित करना। नाना साहेब, ये मेरी जिम्मेदारी है। कैसे करोगे तात्या? मैं स्वयं सबसे जाकर मिलूंगा। आप आज्ञा दीजिए। तात्या, जो करना है शीघ्र करना है, आज्ञा है। धन्य हो तात्या, धन्य हो। इतिहास का तो नहीं पता है, लेकिन इस देश की मिट्टी तुम्हारे योगदान को कभी नहीं भूल पाएगी। तुमने इतने महीने जंगलों की खाक छानी, बानपुर, बुंदेलखंड के राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। तीर्थयात्री बनकर राजाओं, नवाबों, पुलिस, सेना और प्रजा से भी अंग्रेज हुकूमत के प्रति विद्रोह का शंखनाद करने का आह्वान किया। तात्या, नाना साहेब, आप और हमारे दूसरे साथियों ने भी तो दिल्ली, शिमला, लखनऊ, झांसी और कालपी के साथ साथ दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों की यात्रा की। क्या हमारा प्रयास सफल होगा तात्या? हमें विजय मिलेगी? विजय का तो पता नहीं, लेकिन हम लड़ेंगे, ये पक्का है। अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन चुके हो तुम तात्या। अब उनके लिए काल बनूंगा। ये वही समय था जब देश भर में स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह अपने चरम पर था। रोटी और कमल के प्रतीकों के माध्यम से जन जन में क्रांति की भावना जगाई जा रही थी। राजे रजवाड़ों के साथ साथ सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया था। 8 अप्रैल को सिपाही मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, जिसने आग में घी डालने का काम किया था। 10 मई को कानपुर में विस्फोट की पूरी तैयारी हो चुकी थी। कमांडिंग अफसर मेजर जनरल सर ह्यू व्हीलर को किसी तरह यह बात पता चल गई और उसने इस विद्रोह को कुचलने की तैयारी शुरू कर दी। अंग्रेज सेना के भारतीय सिपाहियों को बैरकों में भेज दिया गया। अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बुला लिया गया। लखनऊ में सर हेनरी लॉरेंस से मदद भी मांगी गई, लेकिन जनरल ह्यू व्हीलर से एक गलती हो गई। उसने नाना साहेब से मदद मांगी और उनकी देखरेख में सेना का असला बारूद छोड़ दिया। अंग्रेज भारतीयों के विद्रोह को कुचलने की तैयारी में थे और इधर
भारतीयों की भुजाएं फड़क रही थी। सूबेदार टीका सिंह, हुजूर, अब समय आ गया है कि हम अपने कंधे पर रखे इस गुलामी के जुए को उतार फेंकें। हमें तो नाना साहब के आदेश की प्रतीक्षा है। बैरकपुर में मंगल पांडे की शहादत से हमारे सिपाहियों का भी खून खौल रहा है। हम भी मेरठ के बहादुर सिपाहियों की तरह अंग्रेजों के खून से मिट्टी लाल करने के लिए आतुर हैं। मेरे इशारे की प्रतीक्षा करो। खजाने पर मेरी पलटन पहरा दे रही है। मेरे अपने 300 सिपाही और 2 तोपे हैं। अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़ने के लिए इतना अमला काफी है। हम सौगंध लेते हैं कि अपने प्राण देकर भी अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराएंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगमन! 4 जून 1857 की मध्य रात्रि को अचानक हुए 3 फायरों से क्रांति का श्री गणेश हुआ। तात्या और उसके सिपाहियों ने खजाना लूट लिया, जेल के फाटक तोड़ दिए, कचहरी की इमारत ध्वस्त कर दी गई। अंग्रेज परिवार प्राण बचाने के लिए किले में जाकर छुप गए। 5 जून 1857 की सुबह का सूरज कानपुर की आजादी के साथ निकला। नाना साहेब को राजा घोषित किया गया और तात्या टोपे को सेनापति चुन लिया गया। 6 जून से 25 जून तक कमांडिंग अफसर मेजर जनरल सर ह्यू व्हीलर किले के भीतर से ही क्रांतिकारियों से लोहा लेता रहा, लेकिन उसके पास अब ना तो गोला बारूद बचा था और ना ही भोजन सामग्री। ह्यू व्हीलर शांति के लिए सफेद झंडा हाथ में लेकर बाहर निकला। हम समर्पण करता है, हार स्वीकार करता है। हमारा सिपाहियों, औरतों और बच्चों का जान बख्श दो। तात्या, जी नाना साहब। इन्हें सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचाने का प्रबंध करवा दीजिए। जी, इन्हें अभी सती चौरा घाट से नावों पर बिठाकर इलाहाबाद भेजने का बंदोबस्त करवा देता हूं। Thank God, we are safe now. ऐसे कैसे सेफ? क्या हो रहा है? महाराज नाना साहिब और सेनापति तात्या टोपे का यह आदेश गलत है। इलाहाबाद में हमारे साथियों पर जनरल नील ने जो अत्याचार किया है वो नहीं भूल सकते हम। इन्हें जिंदा नहीं जाने देंगे हम। खबरदार, खबरदार, खबरदार! सेनापति तात्या का आदेश है ये। बंदूकें नीचे करो, अपनी नीचे करो बंदूकें। पर बंदूकें नीचे नहीं हुई। कमांडिंग अफसर मेजर जनरल सर ह्यू व्हीलर और कई अंग्रेज अफसर मारे गए। बचे तो 125 अंग्रेज औरतें और बच्चे। इसके बाद शुरू हुआ अंग्रेजों का तांडव। इलाहाबाद और लखनऊ से आकर अंग्रेज सेनाओं ने कानपुर पर हमला कर दिया। महाराजपुर में भयानक युद्ध हुआ।
नाना साहेब पराजित हुए और उन्हें वापस बिठूर लौटना पड़ा। जनरल नील की अंग्रेज सेना बिठूर आ पहुंची और वहां जमकर लूटपाट की। नाना साहिब के महल को आग लगा दी गई। इस समय तात्या ग्वालियर में थे। जैसे ही खबर मिली, वो अपनी सेना लेकर कानपुर के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने कालपी को जीता, फिर कानपुर के आसपास के इलाकों को जीतकर वहां का रसद पानी बंद किया और जनरल विंडम की सेना को पराजित कर 28 नवंबर 1857 को कानपुर को दोबारा अपने कब्जे में कर लिया। आपकी वीरता और साहस से कानपुर हमारा हुआ। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तात्या टोपे ने अपनी युद्ध नीति, वीरता और साहस से कानपुर पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद तात्या टोपे अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। कुछ माह यूं ही निकल गए। वीरता और शक्ति के पर्याय तात्या टोपे कानपुर में अपनी विजय वैजंती फहराने और पांडु नदी पर जनरल विंडम जैसे सेनाध्यक्ष को रौंदने के बाद कालपी आ पहुंचे। तात्या टोपे की जय हो, तात्या टोपे की जय हो, तात्या टोपे की जय हो, महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो, महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो, महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। वीर सिपाहियों, नहीं, जय घोष करना है तो इस भूमि का करो। भारत माता की जय बोलो, महारानी लक्ष्मीबाई की जय बोलो, श्रीपंत राव साहब की जय बोलो। तात्या टोपे की जय बोलने से कोई लाभ नहीं। तात्या, भारत माता के साथ मेरी जय बोलने का क्या अर्थ? अर्थ है महारानी लक्ष्मीबाई, अर्थ है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस समय तुम किसी घोर मानसिक अशांति से जूझ रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है महारानी? क्योंकि जब भी तुम्हारा मन अशांत होता है, तुम अपने साथ साथ मुझे भी भूल जाते हो। तुम मुझे भूल गए हो तात्या। नहीं महारानी, पेशवा बाजीराव के टुकड़ों पर पलने वाला ये ब्राह्मण ना आपको भूला है, ना अपने आप को, और ना ही अपने देश को। महारानी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि मेरी अशांति ही देश को शांति देगी? तात्या, तुम्हारी अशांति देश को भले ही शांति दे, लेकिन मुझे नहीं दे पा रही है। क्यों? इसलिए कि मैं महारानी नहीं, लक्ष्मीबाई नहीं, तुम्हारे लिए केवल मनु हूं। मनु, वो मनु जिसने बचपन में तुम्हारे साथ तीर चलाया है, घुड़सवारी की है, तलवार चलाना सीखा है, बीहड़ जंगलों में आखेट किया है, मित्रों और शत्रु की पहचान सीखी है, अपनी मिट्टी के लिए जीने और मरने का संकल्प लिया है। महारानी, आप मनु नहीं है, देश की वीरांगना है। स्वाधीनता की इच्छा रखने वाले हजारों लाखों देशवासियों की आशा है, साहस और उम्मीद है। वीरांगना, वीरांगना। तात्या, यदि तुमने मुझे झांसी के किले से निकालने में मदद नहीं की होती तो शायद मैं अब तक जीवित भी नहीं होती। तुम जिसे वीरांगना कह रहे हो,
वो झांसी छोड़कर आई है तात्या, वो झांसी छोड़कर यहां आई है। देखो, इधर देखो, देखो, ये यहां इधर, ये तुम्हारी इस वीरांगना के शरीर पर कितने घाव हैं? देख रहा हूं देवी, देख रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे शरीर पर लगे घाव नहीं है। ये घाव इतिहास के कलेजे पर लगे घाव है महारानी, इतिहास के कलेजे पर लगे घाव। शरीर पर लगे घाव भर जाते हैं, सूख जाते हैं, मगर इतिहास के कलेजे में जो घाव लगते हैं वो कभी नहीं सूखते, कभी नहीं। इतिहास के पन्ने जब भी पलट कर देखो वो हमेशा ताजा रहते हैं। नहीं तात्या, गलत, असत्य तात्या, असत्य। इतिहास में सिर्फ वही घाव ताजा रहते हैं जिसका अंत असफल हुआ हो। समय के जिस कालखंड में हम खड़े हैं, इसकी परिणति सुखद हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु अगर हमने आज लड़े बगैर हथियार डाल दिया तो विश्वास मानो, इतिहास की छाती पर लगा यह घाव कभी नहीं सूखेगा। इतिहास के घाव भी सूख जाते हैं, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। आज देश बलिदान मांग रहा है, बलिदान। मेरा शीश अर्पित है देवी। ये बंदूकों के ढेर, ये गोलों के अंबार, ये धधकती भट्टियां उसी बलिदान की भूमिका है। बचपन में तुम्हारे साथ खेलने वाला ये रामचंद्र युद्ध के मैदान में भी खेलेगा। देवी, तुम्हारा पौरुष देश का पौरुष है और तुम्हारा घाव देश का घाव है। तात्या, मैं जानती हूं तुम मुझे नाहक बड़ा ना बनाओ। तुम महाबली हो, मुझे पता है, एक एक क्षण का पता है। तुमने कानपुर में अपना झंडा फहरा दिया है। मैं ये भी जानती हूं कि नील कैम्पबेल विंडम को तुम्हारे सामने मुंह की खानी पड़ी है। ये भी मुझसे छिपा नहीं कि चरखारी के गद्दार राजा को तुमने रौंदा है। किंतु आज प्रश्न कानपुर, चरखारी और पांडु नदी का नहीं, पूरे देश का है। आज्ञा दो देवी। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज एक विशाल सेना लेकर कालपी की ओर बढ़ रहा है। उसे तुम्हें कौंच में ही रोकना है, अन्यथा हमारी इस कालपी का वैभव, कालिंदी का ये कलकल मिलाद और रजत कणों में उभरा ये व्यास टीला रक्त में डूब जाएंगे। तात्या, रक्त में डूब जाएंगे। जो करना होगा शीघ्र करना होगा। आज्ञा शिरोधार्य है देवी। नवाब साहब बांदा और श्रीमंत राव साहब आपके साथ हैं। मैं कौंच के दुर्ग की ओर जा रहा हूं। मुझे विजय का आशीर्वाद देकर विदा दो देवी। विजयी भवा, विजयी भवा। मेरे वीर सैनिकों, भाग्यशाली हैं वो वीर जिन्हें रणभूमि की मिट्टी माथे पर लगाने का अवसर मिलता है। भारत के इतिहास के सीने पर जो जख्म हो गया है, उसे मिटाने का समय आ गया है। तुम्हें चंडी की शपथ है, दुर्गा की शपथ है, काली और महाकाली की शपथ है। याद रहे, मारेंगे या मरेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। अपने शस्त्र को अपनी शान बनाएंगे, अपने साहस को अपना तेज। चलो, रणचंडी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तात्या, ठहरो। वीरों, ठहरो। ये कालिंदी की वही धार है जिसने मोहन की वंशी की तान सुनी है, राधा के चरण पखारे हैं और गोपियों का आंचल धोया है। ये श्यामल धार लाल न हो पाए, तुम्हें इस धार की शपथ है वीरों। बढ़ो, आगे बढ़ो, कालिंदी का जल स्पर्श करके महारानी की जय जयकार करो। महारानी लक्ष्मीबाई की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय। तात्या, तात्या, ठहरो तात्या। क्या है देवी? मैं तुम्हारा अभिषेक तो कर लूं। अभिषेक? कैसा अभिषेक देवी?
वर्षों से जिस व्यक्ति का अभिषेक खनखनाती तलवारें कर रही हैं, सनसनाती गोलियां कर रही हैं, आग से गर्म तोप के गोले कर रहे हैं, उसका अभिषेक कैसा देवी? क्या अभी उसका अभिषेक अधूरा है? हाँ, अभी अधूरा है। तुम्हारे वीरत्व का अभिषेक सनसनाती गोलियां, खनखनाती तलवारें और धधकते गोले कर ही नहीं सकते तात्या, नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि सनसनाती गोलियां, खनखनाती तलवारें और धधकते गोले व्यक्ति का अभिषेक करते हैं, व्यक्तित्व का नहीं। वो पुरुष का अभिषेक करते हैं, पौरुष का नहीं। और वो मनुष्य का अभिषेक करते हैं, मानवता का नहीं। मैं आज महारानी, आप मुझे लज्जित ना करें। मैं इस योग्य नहीं देवी। फिर ये कैसा अभिषेक? शक्ति का अभिषेक तात्या, पौरुष का अभिषेक, वीरता का अभिषेक। देख रहे हो तात्या, मेरे पास पुष्प नहीं, अक्षत नहीं, चंदन नहीं, है तो केवल अपने शरीर का खून। महारानी, मैं तुम्हारा इसी से रक्ताभिषेक करूंगी रामचंद्र। मनु के खून की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। महारानी, तुम्हारे इस खून की लाज देश की लाज है। मैं अपने खून की एक एक बूंद बहाकर इस रक्ताभिषेक की रक्षा करूंगा। तात्या, भविष्य के पन्नों पर क्या लिखा है और क्या लिखा जाएगा, इसकी चिंता नहीं करना। महारानी, कहीं विजय तो कहीं पराजय, दोनों मेरे भाग्य में है। किंतु मैं विजय से संतोष करने वाला नहीं और पराजय से घबराने वाला नहीं। देवी, आज्ञा दो। कालिंदी के कल कल निनाद से दूर, बहुत दूर, रण का कोलाहल मुझे बुला रहा है। महाबली तात्या टोपे कौंच के दुर्ग में विराजमान है। दुर्ग की मरम्मत हो चुकी है, मोर्चाबंदी की जा रही है। तात्या निरीक्षण करते हुए टहल रहे हैं। उनके साथ शाहगढ़ के राजा भी हैं। महाराज, कहिए तात्या टोपे। दुर्ग की मरम्मत हो चुकी है, सेना प्रतिशोध के लिए तैयार है, तोपें आग उगलने की प्रतीक्षा कर रही हैं, किंतु क्या महाबली? किंतु अचानक एक प्रश्न मेरे हृदय में कुलबुला रहा है महाराज। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? महाबली तात्या, संसार के सभी युद्धों का जो परिणाम होता है वही इसका भी होगा। मैं आपके इस उत्तर का अर्थ नहीं समझ पाया महाराज। स्पष्ट कीजिए, विजय अथवा पराजय? केवल मानवता का अंत। आप भूल रहे हैं महाराज, युद्ध का परिणाम नहीं, प्रारंभ ही मानवता का अंत है। मानव की पैशाचिकता का उदय है, बर्बरता और पशुता की पराकाष्ठा है। लेकिन हमारा ये युद्ध नहीं, एक महान यज्ञ है। यज्ञ महाबली? आप युद्ध को यज्ञ की संज्ञा किस प्रकार दे रहे हैं? महाराज, चौंकिए नहीं, मैं सच कह रहा हूं। देश की रक्षा में युद्ध करना यज्ञ है, आजादी की रक्षा में हथियार उठाना यज्ञ है, और देश की रक्षा में नरमुंडों का मेला लगा देना भी यज्ञ है। हम देश की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के धर्म की रक्षा में युद्ध कर रहे हैं। हमारा ये युद्ध नहीं, धर्म यज्ञ है। इस यज्ञ में हमें प्राणों की आहुति देनी है महाराज। महाराज, उधर देखिए, अमराई की सघन छाया के नीचे कौन आ रहा है? लगता है कोई अश्वारोही है तात्या।
अपना, संभवतः अपना ही गुप्तचर। महाराज की जय हो। अंग्रेजों की विशाल शत्रु सेना कालपी की ओर तेजी से बढ़ रही है। वो कोंच के निकट आ गई है। सेनापति ह्यूरोज उसका नेतृत्व कर रहा है। विशाल शत्रु सेना। मेरे मुट्ठी भर सैनिक भी तैयार हैं। महाराज, आपसे एक आज्ञा चाहिए। कैसी आज्ञा? शत्रु सेना से मुठभेड़ आज सवेरे नहीं होगी। युद्ध 10 बजे के बाद होगा। मैं समझा नहीं तात्या टोपे जी। 10 बजे के बाद? 10 बजे के बाद युद्ध का क्या तात्पर्य? महाराज, अंग्रेजों के अनुपात में हमारे सैनिकों की संख्या बहुत कम है। सुबह सुबह युद्ध का अर्थ होगा अपने थोड़े से सैनिकों को अंग्रेजों की विशाल सैन्य भट्टी में झोंकना। हमें कौशल से काम लेना होगा। ये गोरे अंग्रेज दोपहर की चिलचिलाती धूप सह नहीं सकते। हमें उसका लाभ उठाना है। 10 बजे के बाद ही युद्ध करना बुद्धिमानी होगी महाराज। बात तो 16 ने सच कही है आपने। और हां, दुर्ग की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि नगर के बाहर जंगलों, मंदिरों और उद्यानों में उनकी सेना का सामना किया जाए। ठीक है, जो आज्ञा महाबली। लीजिए, दूसरा गुप्तचर भी आ गया। महाराज की जय हो। अंग्रेज सेना दुर्ग से केवल 4 मील दूर है। क्या? महाराज, शीघ्रता कीजिए। शत्रु सेना घर तक आ गई है। सैनिकों, नगर के बाहर ही उन्हें जंगलों में रोक दो, तोपें लगा दो। चलिए महाराज। चलिए महाबली। भीषण युद्ध हुआ। कौच के दुर्ग पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया, लेकिन सेनापति महाबली तात्या लाशों के अंबार लगाकर निरापद स्थान पर निकल गए। चारों ओर अफवाह यह थी कि तात्या अपने पिता के घर पहुंच गए हैं। कालपी के पतन के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, श्रीपंत राव साहब और अन्य क्रांतिदूत ग्वालियर की ओर बढ़ चले। आजादी की मशाल अब उनके हाथों में थी। ग्वालियर से 46 मील दूर गोपालपुर में उनका शिविर लगा। श्रीपंत राव साहब जी, क्या सचमुच तात्या अपने पिता के पास चरखी ग्राम चला गया? मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता। महारानी, ये विश्वास योग बात भी नहीं। तात्या ऐसा कायर नहीं जो युद्ध से घबराकर पिता के घर में अज्ञातवास करे। समाचार असत्य है देवी। राव साहब, यदि तात्या ने ऐसा किया है तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे देश की सबसे बड़ी नैतिक पराजय है। उसने मेरे रक्ताभिषेक को लज्जित किया है। कुछ भी हो राव साहब, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि इस आजादी की मशाल को बुझने नहीं दूंगी। ग्वालियर के राजा को सूचना दे दो, हम आ रहे हैं। विश्वासघाती तात्या आपके सामने खड़ा है महारानी। तात्या, तात्या, तुम? आप इतनी अधीर क्यों होती हैं? देवी, ग्वालियर के राजा को खबर देने की आवश्यकता नहीं। वहां की पूरी सेना हमारे साथ है। मैं चरखी से नहीं, ग्वालियर से आ रहा हूं। मैं तो समझती थी कि तुम मुझे मझधार में छोड़कर चले गए हो। मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे ऊपर संदेह किया। मैं लज्जित हूं। तुम धन्य हो तात्या। तुम देवी, आप व्यर्थ में मुझे गौरवान्वित करके लज्जित ना करें। कौच के पतन के बाद मैं ग्वालियर में सक्रिय रहा।
आज वहां के सरदार, सेना, दरबारी और जनता बारूद की तरह भड़क रहे हैं। केवल एक चिंगारी की आवश्यकता है। और वो महाराज शिंदे, उसका क्या हुआ? वो डरे हुए चूहे की तरह कांप रहा है। महारानी उसे देश का नहीं, राज्य का लोभ है। हमें उसे एक सबक सिखाना है, उसे शिक्षा देनी है कि गुलामी की रोटी खाने से आजादी के लिए प्राण देना बेहतर है। तात्या, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यदि वो नहीं माना तो? उसका भी उपाय है मेरे पास। क्या? उसके सिंहासन तक मैं सुरंग बना चुका हूं, केवल पलीता रखने की देर है। यदि नहीं मानता तो शिंदे की हड्डियां अंतरिक्ष में उड़ती नजर आएंगी। तात्या, चुप रहो, चुप रहो। शत्रु के गुप्तचर विचर रहे हैं, संपूर्ण योजना असफल हो सकती है। बोलो, हमें क्या करना है? महारानी, हमें हाथ में आजादी की मशाल लेकर निकलना है। समूचा ग्वालियर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं सेना से मिल चुका हूं, बाजारों में घूमा हूं। मेरे इस षड्यंत्र की खबर किसी को भी नहीं है। हां, सेना का एक एक सिपाही मेरी योजना से परिचित है। आप गोपालपुर से प्रस्थान तो करें। यहां से ग्वालियर कितनी दूर है? केवल 46 मील। 46 मील। लगता है 46 मील की दूरी कोई दूरी ही नहीं। तात्या, हर आदमी तुम्हारी तरह तूफान नहीं है। महारानी, यदि मैं तूफान हूं तो आप बिजली हैं। आप कब कहां निकलेंगी, कहां चमकेंगी और कहां छिप जाएंगी, कोई नहीं जानता। विलंब से कोई लाभ नहीं। हमें रातों रात प्रस्थान करके शिंदे के अमीन महल पर अधिकार करना है महारानी। तात्या, यदि तुम्हें लगता है कि घोड़ों की नाल नहीं उखड़ेगी इतना दौड़कर, तो लो, मैं तैयार हूं। लक्ष्मी के लिए क्या दिन और क्या रात। चलिए। ये ग्वालियर है। युद्ध भूमि में एक और महारानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, तात्या टोपे अपनी शत विशत सेना लिए विराजमान है, और दूसरी ओर शिंदे महाराज। एक भीषण तूफान की आहट सुनाई पड़ रही है। ग्वालियर की एक एक ईंट कांप रही है। शिंदे महाराज, आप आज 8000 सैनिक लेकर हमारा सामना करने आए हैं। काश यही सैनिक अपने भाइयों के सामने नहीं, शत्रु के सामने होते तो देश का मानचित्र बदल गया होता। अब भी समय है, सोच समझ और विचार कर लीजिए। हम आपके पास मित्रवत भावना से आए हैं, आप हमारी सहायता करें। सहायता? तात्या, अपनी तरह तू मुझे भी भिखारी बनाना चाहता है? तेरी मेरी कैसी मित्रता? मैं जानता हूं कि सांप और नेवले की मित्रता नहीं होती, पर सोच, तेरे पूर्वजों को पेशवा वंश ने शरण दी थी। होश में आ जा, तेरे पुरखे हमारे यहां सेवक रह चुके हैं। अब भी सोच ले, अंग्रेजों की चाटुकारिता का परिणाम बुरा होगा। तात्या, अपनी मर्यादा में रहकर बात कर। मैं ग्वालियर को कालपी, झांसी, लखनऊ और कानपुर कभी नहीं बनने दूंगा। ये मेरा राज्य है, मेरा, और मुझे इसकी रक्षा करनी है। राज्य के रक्षक पहले देश की रक्षा कर। संपूर्ण देश में क्रांति की लपटें उठ रही हैं और तू जयचंद और मीर जाफर की कहानी दोहरा रहा है। अरे देशद्रोही, यदि देश नहीं रहेगा तो ग्वालियर भी नहीं रहेगा। सिपाहियों, आगे बढ़ो और इस कायर का सिर काट दो। सिपाहियों, खड़े क्यों हो? आगे बढ़ो और इन गद्दारों का सिर उड़ा दो। बढ़ो आगे। गद्दार आप है, तात्या टोपे नहीं। ये हमारे मित्र हैं। तात्या हमारा भाई है।
महारानी लक्ष्मीबाई हमारी बहन है और मैं तुम्हारा महाराज। आप देशद्रोही हैं, गद्दार है। ये क्या? मेरी सेना, पूरी सेना मुझसे विश्वासघात कर रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? यहां से भाग जाने में ही भलाई है। यही ठीक रहेगा। पकड़ो इसे, इस विश्वासघाती को जिंदा जाने मत दो। पकड़ो, अरे भागने ना पाए, पकड़ो। नहीं मेरे वीर सिपाहियों, भागते हुए पर हाथ उठाना अधर्म है। जाने दो उसे। ग्वालियर के माथे का कलंक धुल गया। आगे बढ़ो, दुर्ग पर पेशवा का झंडा लहरा दो। हर हर महादेव। महारानी की जय हो। राव साहब की जय हो। राव साहब की जय हो। राव साहब की जय हो। तात्या टोपे 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 की जय हो। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। तात्या, तुम्हारी योजना सफल रही। ग्वालियर पर पेशवा का ध्वज लहरा उठा। वहां के अस्त्र शस्त्र, तोपे, बारूद खाना, राजकोष, हीरे जवाहरात सभी कुछ हमारे अधिकार में है। लेकिन अब हमें बैठना नहीं है महारानी। विजय का अर्थ विश्राम नहीं होता और इसे होने भी नहीं देंगे। हमें ग्वालियर को संपूर्ण भारत का केंद्र बनाना है। सभी क्रांतिकारी सेनाएं यहां आ रही हैं। मैंने आज ही बाणपुर और शाहगढ़ के नरेशों को यहां आने के लिए निमंत्रण भेजा है। तात्या, तुम्हारी योजना ठीक है। जिस तरह तुम योजनाएं बना रहे हो, रात रात भर जागे रहते हो, तुम्हारी तरह अंग्रेजों को भी नींद नहीं आती होगी। वो किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। शिंदे महाराज का भी पता नहीं, वो भी चुप नहीं बैठ सकता। इसलिए जगह जगह पर मोर्चेबंदी करना जरूरी है। महारानी भगोड़ा शिंदे इस समय आगरा में है। आप चिंता न करें, मैं एक एक बात का ख्याल रख रहा हूं। अभी अभी समाचार मिला है कि यूरोज कालपी से ग्वालियर की ओर बढ़ रहा है। तात्या, यदि ये समाचार सत्य है तो हमें कमरबंद खोलने की जरूरत नहीं है। अभी तलवारों की मूठ से हाथ हटाने का समय नहीं आया है। और आप चिंता न करें महारानी। गोपालपुर की मिट्टी से यदि तात्या एक सिंहासन निकाल सकता है तो ग्वालियर की मिट्टी से हजारों तूफान पैदा करेगा। मैं जानता हूं कि विजय की तोपों की गर्जना हीरोज का दिल दहला चुकी है। वो बौखलाता हुआ आ रहा है। पर आने दो महारानी, तात्या तैयार है। तात्या, तुम धन्य हो। देखो उधर, वो दूसरा गुप्तचर आ रहा है। कोई नया समाचार लाया है शायद। महारानी की जय हो। महारानी, जनरल ह्यूरोज और स्मिथ एक विशाल सेना के साथ ग्वालियर के निकट आ गए हैं और वो शिंदे महाराज भी उनके साथ हैं। अच्छा, ये बात है। महारानी, तूफान फिर सामने से आ गया है। इतिहास के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। ग्वालियर के इस नील आकाश में विप्लव का रक्तम नक्षत्र उदय होने वाला है। देश बलिदान मांग रहा है देवी। यज्ञ की अग्नि धधक रही है। आहुति, आहुति। देवी, आहुति की तैयारी करनी है। तात्या, पहले कर्तव्य, तब आहुति। मैं प्राणों की बाजी लगाकर अपने कर्तव्य की रक्षा करूंगी। तुम अपना कर्तव्य करो। दुर्ग के पूर्वी द्वार की ओर रक्षा का भार मुझ पर है। सेना को आदेश दो। आज परीक्षा की घड़ी है, बड़ी परीक्षा की घड़ी। जय भवानी, जय भवानी, जय
महाबली तात्या, संपूर्ण देश में क्रांति का झंडा फहराने के बाद ये तुम्हारी क्या दशा हो गई है? तुम्हारी सेना कहाँ है? मानसिंह, मुझे सेना की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही एक सेना हूँ। जब तक मेरे हाथों में तलवार है, भुजाओं में बल है, अच्छा, तब तक एक दो नहीं हजारों सेनाएं पीछा करें, मैं अकेला लाशों के पहाड़ खड़े कर दूंगा। अच्छा। तुम्हें कोई परेशानी है? तात्या, तुम सेना छोड़ाए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा हो या बुरा, मैं अब तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं मित्र, आपत्ति नहीं, गर्व है। पर मैं युद्धों से ऊब चुका हूँ और अब मैं कुछ... कहो, रुक क्यों गए? क्या आत्मसमर्पण करने जा रहे हो? हाँ तात्या, कुछ ऐसी ही बात समझो। अच्छा, ये बात है। तो मुझे धोखा हुआ। धोखा? धोखा कैसा? शोक, महाशोक। मेरे देश, तेरे भाग्य में क्या लिखा है? जिसे मैंने चट्टान समझ रखा था वो बालू की दीवार निकल रहा है। मैंने जिसे तूफान समझ रखा था वो धूल का अंबार से धो रहा है। मानसिंह, यदि तुम आत्मसमर्पण करने जा रहे हो तो मैं तुम्हारा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अरे तुम जाओ, जाओ, देश के नाम पर जाओ, इतिहास के नाम पर जाओ, जाओ, गर्व के साथ जाओ, जाओ, आत्मसमर्पण करो, मां के माथे पर काला टीका लगाओ। मैं भी फिरोज शाह की छावनी में जा रहा हूं। अरे नहीं नहीं तात्या, नहीं तात्या, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे लज्जित मत करो। मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मानसिंह, क्षमा करना, तात्या ने कायरों का साथ कभी नहीं दिया। मैं एक क्षण भी यहां नहीं रुक सकता। अरे रुको तात्या। अच्छा, मैं शपथ लेता हूं तात्या। रुको। अच्छा चलो, भारत माता की शपथ लेता हूं। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ रहो। मेरे माथे पर कलंक ना लगाओ ना तात्या। रुक जाओ ना। मेरे वीर साथी, परिस्थितियों से इतनी जल्दी घबरा गए? जीवन की परिभाषा निष्क्रियता नहीं, कर्मठता है। इस जंगल में पड़े रहने से अच्छा है फिरोज शाह की छावनी में चलकर कोई नई योजना बनाए। हाँ, योजना तो बन चुकी है, केवल उसे कार्यान्वित करना बाकी है। तो फिर उसे कार्यान्वित कर लो। एक नहीं हजारों काम कर लो, पर जीवन और इतिहास के पन्ने पर लिखने के लिए कुछ जरूर कर जाओ मित्र। हाँ तात्या, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा तात्या। अपने मित्र पर विश्वास रखो। सुनो, मैं 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम यहीं विश्राम करना, कहीं जाना मत, ठीक है ना तात्या? आज्ञा शिरोधार्य है, पर न जाने क्यों रह रहकर मेरी बाईं भुजा फड़क रही है। लगता है कोई अपशगुन है। ओहो मित्र, कैसी कायरो जैसी बातें करते हो। अरे शकुन अपशकुन तो व्यापारियों के लिए होते हैं, वीरों के लिए नहीं। तुम तो वो हो जिससे अंग्रेज भी कांपते हैं। उनके लिए किसी दहशत से कम नहीं हो तुम। अच्छा मित्र, चलता हूँ। ध्यान रखना। जाओ मित्र, रणचंडी तुम्हारी सहायता करे। ग्वालियर में 2 दिन तक रक्त की नदियां बहती रहीं, पर जो होना था वही हुआ। हमारी मनु, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि को पवित्र कर गई। क्रांतिकारी सेना छिन्न भिन्न हो गई, किंतु क्रांति का वो रक्त कमल मुरझाने नहीं पाया। आजादी की मशाल अब भी मेरे हाथ में है। मैं इसे जयपुर, टोंक, उदयपुर, इंदौर, नागपुर, बड़ौदा में बिगुल बजाता हुआ नरवर राज्य तक ले गया हूं। मानसिंह चला गया,
लगता है उसी के साथ मेरा विश्वास भी चला गया। लेकिन पाड़ौन के जंगल की इस झोपड़ी में कब तक यूं ही पड़ा आराम करता रहूं? आज 3 दिन हो गए, मानसिंह अब भी नहीं आया। पता नहीं कब तक मुझे यहां छिपे रहना पड़ेगा। अरे, लगता है मानसिंह आ गया। मानसिंह, मानसिंह, अरे पकड़ो तात्या को, जाने ना पाए, पकड़ो। मेरे पास मत आना, हट जाओ पीछे, पकड़ो पकड़ो, छोड़ दो मुझे, जाने ना पाए मुझे। मुलजिम रामचंद्र राव उर्फ तात्या टोपे हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर। रामचंद्र राव उर्फ तात्या टोपे, तुमने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है। तुम पर आरोप है कि तुमने 1 जून 1857 से दिसंबर 1859 तक न केवल विद्रोहियों की सेना का नेतृत्व किया, बल्कि 1 जून 1857 को झांसी के नजदीक जनरल ह्यूरोज से भी युद्ध किया। तुम जून 1858 में ग्वालियर महाराज जियाजी राव सिंधिया पर आक्रमण करने वाले विद्रोहियों में भी शामिल थे। तुमने 14 जून 1858 से 21 जून तक ग्वालियर और उसके आसपास जनरल ह्यूरोज की सेना से भी युद्ध किया। तुम पर राजद्रोह का आरोप है। राजद्रोह? धोखे और बेईमानी से भारत पर राज करने वाले अंग्रेज का नौकर नहीं हूं मैं। अंग्रेज की जमीन नहीं है ये, जिसकी जमीन ही नहीं है ये, जिसका नौकर ही नहीं मैं, तो मुझ पर राजद्रोह का आरोप क्यों? मैं राजभक्त हूं, राजभक्ति का आरोप लगाइए मुझ पर। पेशवा मेरे राजा थे और मैं उनका नौकर। जो किया उनकी आज्ञा से किया मैंने। मैं अपने आप को राजभक्त मानता हूं। चाचा, अब तुम हमारा कैदी है। तुम्हारे ऊपर देश से गद्दारी का जुर्म है। तुम्हें कुछ कहना है? बोलो, तुमको कुछ कहना है? मानसिंह ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। ओ मानसिंह, मेरे मित्र, मेरे देश तेरे भाग्य में क्या बदा है? तुमने धोखा दिया मानसिंह, धोखा। क्यों? लालच में देश और देशवासियों को बेचने वालों की सूची में अपना नाम क्यों लिखवा लिया मानसिंह? क्यों? 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को पाड़ौन के जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया था। मानसिंह ने उनके साथ धोखा किया था। जिस तात्या टोपे को अंग्रेज वर्षों तक छू नहीं पाए थे, वो धोखे की भेंट चढ़ गया। 15 अप्रैल 1859 को सैनिक अदालत में उनकी पेशी हुई और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। विशाल जन समुदाय के सामने उनकी बेड़ियां काटी गईं और उन्होंने फांसी का फंदा स्वयं अपने गले में डाल लिया।
उन अंतिम क्षणों में भारत के वीर क्रांतिकारी योद्धा तात्या टोपे ने जो कहा था वो इतिहास के पन्नों पर भले ही दर्ज ना हुआ हो, लेकिन भारत की मिट्टी और समय के पन्नों पर तो दर्ज हुआ ही है। मुझे मालूम है मैं क्यों लड़ रहा था। हर वक्त युद्ध का हर चक्रव्यूह मेरी आंखों और ख्यालों में थे, और फांसी का फंदा भी। मुझे मेरा अंत मालूम था। मुझे ना तुम्हारी न्याय समिति की जरूरत है, ना जांच की, ना जुर्म की और फैसले की। इन हथकड़ियों में जकड़े हुए हाथों को ऊपर उठाकर कहता हूं कि आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, इतिहास की छाती में घाव हो गया है तात्या, उस घाव को भरने के लिए बलिदान चाहिए। आज वो दिन आ गया। मेरा बलिदान इतिहास के घावों को भरेगा, जरूर भरेगा। हटो हटो जल्लादो, दूर हटो, हट जाओ। ये फांसी का फंदा तात्या अपने गले में खुद डालेगा। मेरा बलिदान आजादी की मशाल को तेज करेगा, उसे और चमकाएगा। आजादी की मशाल अब गिर नहीं सकती, बुझ नहीं सकती। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जो मातृभूमि की रक्षा में अर्पित कर अंतिम सांस गए, जो वीर लहू की धारों से लिख भारत का इतिहास गए, उनके जीवन की ज्वाला से अभियान देश ने मांगा है। ये रक्त न जाए सूख कहीं, बलिदान देश ने मांगा है। बलिदान देश ने मांगा है। तात्या टोपे। अभी आप स्वतंत्रता संग्राम के महानायक तात्या टोपे पर केंद्रित अमर बहादुर सिंह अमरेश का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार। प्रस्तुतिकरण सहयोग हरमनदीप सिंह का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, अनुराग अरोड़ा, सुनील कुमार लोहिया, कुमकुम जैन, अशोक मलकानी, प्रवीण शर्मा, संजय वर्मा, मनोज बिसारिया और राजीव सक्सेना। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।